Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. So as we know that we are doing chapter number 1 of 12th class political science, the end of bipolarity. In this chapter we talked about the disintegration of USSR, the consequences of disintegration. Now we are starting with the new topic, that is consequences of disintegration. Let us talk about the consequences. See, in the last topic we talked about that why did the Soviet Union disintegrated. Soviet Union का disintegration क्यों हुआ था. Now in this topic there were certainly some reasons behind it. कुछ reasons हमेशा रहते हैं किसी भी event के पीछे, किसी historical event के पीछे. So जो disintegration था वो काफ़ी बड़ा historic event था, right? So that is why we are having a number of consequences, but we will talk here about major consequences. Like first one was end of, let me write it, end of Cold War. Then the next one was after Cold War, it was the second was the power relation. Then the next was emergence of new system. Emergence of new system was there, or we can say emergence of new countries here. So let us talk about these things one by one. If we talk about the consequences of disintegration, then it was a historic event. So there were certain reasons. One of the reason was कि यहाँ पर one of the consequences was कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ consequences, कुछ results निकल कर आते हैं. पहला consequence है कि हमारा जो वो कोल्ड वॉर था, जो खींचातानी चल रही थी, वो सब ख़त्म हो जाती है. ख़त्म होने के बाद अब ऑब्वियस है कि जब दो पावरफुल विंग है, एक यूएसए है, एक यूएसएसआर है. अगर यूएसएसआर कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट खुद ब खुद हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो हमारा यूएसए है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, उसकी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी. सो दैट इज़ वाई यूएसए वॉज इमर्जिंग एज अ पावरफुल कंट्री, बट यूएसएसआर वॉज डिक्लाइनिंग डे बाय डे. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जब यूएसएसआर डिक्लाइन होता है डे बाय डे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर दो स्कोप हमारे पास निकल कर आएंगे कि किस तरह का हमारा वर्ल्ड देखने को मिलेगा. बिकॉज जो हमारी थीम थी इस पूरे चैप्टर की, बाइपोलैरिटी, तो ये बाइपोलैरिटी अब कितनी सही है, कितने इसके मायने सही हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो बाइपोलैरिटी के बाद अब यहाँ पर दो ऑप्शन निकल कर आते हैं. एक आता है मल्टीपोलर वर्ल्ड और एक आपका आता है यूनिपोलर वर्ल्ड, राइट. तो मल्टीपोलर और यूनिपोलर की हम बात करें, मल्टीपोलर एंड यूनिपोलर. तो मल्टीपोलर here means that emergence of new countries, emergence of new powerful countries, that is known as multipolar world. After this, if we talk about unipolar, here means that one of the country is emerging as a powerful state. So here in political science, if we are talking about state, we refer it as the country only, राइट. तो अगर हम बात कर रहे हैं यूनिपोलर की, तो यूनिपोलर एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि अगर एक कोई कंट्री जो ध्वस्त होती जा रही है, जिसकी पावर कम होती जा रही है, तो ऑब्वियस है दूसरे की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी. तो सेम वॉज द सिचुएशन हियर, दैट जो आपका यूएसएसआर है ये कहीं ना कहीं ध्वस्त होता जा रहा है, इसकी पावर कम होती जा रही है, और जो यूएसए है अब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा. बट देन एज वी कैन सी दैट द ईयर वॉज 1991, तो देयर वर सर्टेन अदर कंट्रीज ऑल्सो जो कि इस पावरफुल रेस में अब पार्टिसिपेट कर रही थी, लाइक इंडिया, चाइना वॉज देयर, इंडिया वॉज देयर, हु वॉज स्ट्रगलिंग विद दिस पावर, राइट. सो दैट वॉज हैपनिंग ओवर देयर. तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर वॉज देयर, कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है. उसके बाद कुछ नई कंट्रीज़ हमारी इमर्ज होकर आती है, the existence of or emergence of new countries was there. After this we can say कि इसके अलावा और भी जैसे हमारे consequences है, that was power relation. अगर हम power relation की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पर बात करें न्यू पावर रिलेशन की, तो here we are talking about that how our पावर सिस्टम वॉज चेंजिंग या ट्रांजिशन ऑफ पावर वॉज टेकिंग प्लेस. पहले पावर क्या है, पहले पावर है आपकी कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट से अभी कैपिटलिस्ट बनना ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है. तो दैट वाज अ बिग चैलेंज. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे कम्युनिटेटिव या फिर हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर थी
उसको हम कैसे कैपिटलिस्ट बनाते हैं, डेमोक्रेटिक बनाते हैं। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। वर्ल्ड की पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो रही थी क्योंकि 15 न्यू कंट्रीज़ वर इमर्जिंग एज न्यू स्टेट्स। 15 अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो इमर्ज होकर आ रही थी। क्या उनका फ्यूचर होने वाला है, किस तरह की वो आइडियोलॉजी रखने वाले हैं, ये सब चीज़ें भी हमें सुननी ज़रूरी थी और समझनी भी ज़रूरी थी। तो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन से हियर दैट ट्रांजिशन ऑफ पावर वाज टेकिंग प्लेस। जो पावर थी उसका रीअरेंजमेंट, सब कुछ उसका रीअरेंजमेंट हो रहा था 1991 में कि किस तरह से हम अभी जो पावरफुल विंग हमारे पास है उन सब का हम रीअरेंजमेंट करें, राइट। सो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। अगर हम रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट में मोस्टली हमारे पास कुछ ऐसी कंट्रीज़ निकल कर आती है जो कि सोवियत स्टेट को छोड़कर और चाहती हैं कि अब हम क्या बने, अब हम डेमोक्रेटिक बने, लिबरल बने। उसके अलावा हमारे पास सारे के सारे राइट्स होने चाहिए। जैसे हम पढ़ के आए हैं कि सोवियत यूनियन में दोज पीपल वर नॉट हैविंग एनी राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। सो दैट इज़ वाई अभी जो न्यूली बॉर्न कंट्रीज़ थी वो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग इकोनॉमी नहीं चाहती थी, डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहती थी, वो फ्री लिबरल रहना चाहती थी। सो दैट इज़ वाई 2 ऑप्शंस वर देयर क्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो मल्टीपोलर मतलब अलग अलग कंट्रीज़ अब इमर्ज होकर आएंगी, कोलिजन करेंगी और कोलिजन करने के बाद एक पूरा का पूरा पावर सेंटर बनाएंगी। उसके अलावा था यूनिपोलर। यूनिपोलर बेसिकली ये यूनिपोलर जो हम बोलते हैं बायपोलर से निकल कर आए। बायपोलर में हमारे पास 2 कंट्रीज़ थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, बट यूनिपोलर में हमारे पास सिर्फ, क्योंकि यूएसएसआर ख़त्म हो गया तो यूएसए बचता है। यूनि मीन्स वन एंड मल्टी मीन्स मैनी। सो दैट्स हाउ इट वॉज देयर, राइट। तो अगर हम मल्टीपोलर और यूनिपोलर की बात करें तो मल्टीपोलर कंट्रीज़ जो थी इनका एजेंडा कहीं ना कहीं ये था कि हम सब एक साथ मिलकर और पूरे विश्व में अपनी जितनी भी जैसे कैपिटलिज्म है, डेमोक्रेसी है, उस सब का वर्चस्व बनाएं, उस सब को इमर्ज करके लेकर आए, राइट। तो दैट वाज देयर। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास दिखता है कि अब जब ये 15 कंट्री डिसइंटीग्रेट हो गई तो इनके फ्यूचर का क्या होगा। तो फ्यूचर के लिए यहाँ पर इमर्ज होकर आता है आपका वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसइंटीग्रेशन में, क्योंकि एट दैट टाइम आईएमएफ हियर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो फंडिंग देता है अलग अलग कंट्रीज़ को, पावरफुल एडवाइज़र की तरह यहाँ पर वर्क करता है इन 15 कंट्री के लिए कि हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अभी आप न्यूली बॉर्न कंट्री हो तो ऑब्वियस है कि आपको पैसे की भी ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई इट वॉज देयर टू हेल्प दीज कंट्रीज़ इकोनॉमिकली, राइट। तो दैट वाज हैपनिंग ओवर देयर। उसके अलावा पॉलिटिकल नोशन, इकोनॉमिक नोशन में अभी हमने देखा कि इकोनॉमी क्या कर रही है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ फंड कर रही हैं। पॉलिटिकली इफ़ वी टॉक अबाउट देन डेमोक्रेसी वाज देयर। पॉलिटिकल लाइफ को सेट करने का, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका इन्होंने सोचा कि डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी से अच्छा कोई भी तरीका हमारी पूरी की पूरी पॉलिटी को अरेंज करने के लिए नहीं हो सकता है। आफ्टर दिस यहाँ पर जो सोवियत यूनियन से जो ब्लॉक से निकलकर कुछ कंट्रीज़ आई थी उनमें से हमने देखा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यूनियन से अलग नहीं होना चाहती थी। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की, तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कभी भी पूरे यूएसएसआर से अलग नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था कि इफ़ वी एग्जिस्ट इन दिस ग्रुप, अगर हम इस ग्रुप में रहेंगे तो ऑब्वियस है कि हम ग्रो कर सकते हैं। ग्रुप से अलग अगर हम हो जाते हैं तो इंडिविजुअल ग्रोथ इज़ नॉट दैट मच पॉसिबल, उतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इनके फ्यूचर की बात करें तो आउट ऑफ दीज, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियोज, दैट CAR, दैट इज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वर देयर। आफ्टर दिस बेल्स्टिक स्टेट्स वर देयर एंड रशिया वॉज देयर। रशिया को हमने पढ़ा है कि रशिया ने क्या किया था, रशिया ने यूएसएसआर की पूरी लेगेसी को ले लिया था। पूरी यूएसएसआर की जितनी भी ट्रीटीज़ थी, जितने भी मेमोरेंडम्स थे, उन सब की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अब रशिया ने ले ली है। तो वी कैन से कि इरस्ट वाली यूएसएसआर एंड उसका जो मेजर पोर्शन रशिया था अब वो डोमिनेट कर रहा है, एंड इट इज़ शोइंग और रिफ्लेक्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द यूएसएसआर। ये जो आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा है यहाँ पर, इसी को रिप्लेस करने की बात की जा रही है कि हम कैसे इस आइडियोलॉजिकल बैटल को रिप्लेस कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट दीज कंट्रीज, एज आई टोल्ड यू कि ये कंट्री कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी अलग से जाने में, यूनियन से अलग होने में। इफ़ वी टॉक अबाउट बेल्स्टिक स्टेट, तो बेल्स्टिक स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी बिकॉज यहीं पर हमारा इमीडिएट कॉज निकल कर आया था, जहाँ पर हमने नेशनलिज्म की बात की थी। तो इमीडिएट कॉज बेल्स्टिक स्टेट से निकल कर आता है। अब ये जो बेल्स्टिक स्टेट है ये बेसिकली वो वाले स्टेट है जो यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोप में लाए करते हैं, और जो ईस्टर्न यूरोप में लाया करते हैं अब ये क्या करेंगे, ऑब्वियस है इन्होंने तो बहुत क्लियरली बोला था कि हम यूएसएसआर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो अब जब ये यूएसएसआर का पार्ट नहीं बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसने बनाया था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ
इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राइट। तो अब इन्होंने ये बनाया था, ये बनाने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि अब ये इन्होंने डिनाई कर दिया था इस CIS को ज्वाइन करने के लिए। नाउ दे विल ज्वाइन नाटो बिकॉज दे वर प्रो यूएसए की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थे। सो दैट इज़ वाई यूएसए की जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये ज्वाइन कर लेते हैं, नाटो को, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद अपने कुछ म्यूचुअल एजेंडाज देखते हैं। लेकिन अब देखो इन सब का सेटल डाउन हो गया, बट ये जो कार है और वी कैन से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के माइंड में अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि हमें अलग तो कर दिया गया है, बट अगेन वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अपनी जोग्राफिकल लोकेशन को देखा। लेट अस सी देयर जोग्राफिकल लोकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। यू कैन सी द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिस मैप। यहाँ पर अगर हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की लोकेशन को देखें तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जोग्राफिकल लोकेशन काफ़ी अच्छी है। और ये अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, ना ही तो ये रशिया को छोड़ेंगे और ना ही ये एशियन वाले रीजन को छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्या चाहते हैं कि हम अपना जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उस सब को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें, अच्छे रिलेशन एक्स्टेब्लिश कर सकें रशिया के साथ भी, वेस्ट के साथ भी, चाइना के साथ भी और इंडिया के साथ भी, क्योंकि दे वर फुल ऑफ रिसोर्सेज और वी कैन से ऑयल फील्ड्स वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। तो ये चाहते थे कि हम एक न्यू गेम चेंजर की तरह वर्क करें और इन लोगों ने ऐसे ही वर्क किया और वी कैन से कि जोग्राफिकल लोकेशन का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाया इन लोगों ने और इन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन किए रशिया के साथ, चाइना एंड वेस्ट एज वेल। वेस्ट में हमारे पास यूएसए भी आता है, तो यूएसए के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन इन्होंने शेयर किए। तो हम ऑल इन ऑल क्या कह सकते हैं कि जितना भी इंटरनेशनल सिस्टम है यहाँ पर हम कुछ नए प्लेयर्स को इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पर दो अलग अलग पावर्स अलग हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनने देंगे, अभी यहाँ पर अलग अलग न्यू पावर्स, मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हम ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में यहाँ पर हमें कुछ पॉलिटिकल, आइडेंटिकल और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ भी देखने को मिलती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, बट दे आर ट्राइंग टू कोप विद दीज। और कहीं ना कहीं कॉप करने के लिए काफ़ी अच्छे, जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे अपना शॉक थेरेपी, उस शॉक थेरेपी में भी हम समझेंगे कि शॉक थेरेपी क्या था और ये कैसे रिलेटेड है डिसइंटीग्रेशन से और इसके कंसिक्वेंसेस से। सो इन दिस टॉपिक, इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक शॉक थेरेपी, सॉरी दिस पर्टिकुलर टॉपिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR और द कंसिक्वेंसेस ऑफ USSR। तो कंसिक्वेंसेस में हमने पढ़ा एंड ऑफ कोल्ड वॉर, देन वी टॉक्ड अबाउट आर्म रेस। जो इनकी आर्म रेस थी वो सारी की सारी रेस ख़त्म हो जाती है। अभी तक ये किस लड़ाई में थे, किस फ्रंट पर थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स कलेक्ट करने हैं। दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ USA एंड USSR, जो दोनों एक दूसरे को डिफीट करना चाहते थे। अब वो आर्म रेस भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब बाइपोलर वर्ल्ड ही नहीं रहा तो आर्म्स का क्या करेंगे। सो दैट इज़ वाई ये जो आर्म्स हैं अब ये इसको भी छोड़ने को तैयार हैं और ये आर्म रेस से बाहर आ जाते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट वॉज, अगर हम डिसइंटीग्रेशन के कंसिक्वेंसेस की बात करें कि इमरजेंस ऑफ न्यू पावर और न्यू बॉडीज़, इमरजेंस होती है न्यू पावर्स की या फिर न्यू कंट्रीज़, न्यू बॉडीज़ की। आफ्टर दिस वी कैन से कि आपका जो पावर सेंटर है, ये पावर सेंटर चेंज हो जाता है और पावर रिलेशन भी चेंज होते हैं, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम था डिसइंटीग्रेशन का, इट वॉज रिफ्लेक्टिंग दैट इट इज़ ट्रांजिशन ऑफ द पावर। ट्रांजिशन है, रीअरेंजमेंट है, किस चीज़ का, क्योंकि हम सबसे पहले देख चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के टॉपिक्स में, लाइक जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि देयर वर सर्टेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन USA एंड USSR। तो यहाँ पर पावर क्या थी, डेमोक्रेटिक थी USA में और USSR में अथॉरिटेटिव थी या फिर डिक्टेटरशिप थी। उस सब को इन्होंने ख़त्म कर दिया, डेमोक्रेटिक अपना लिया। देन कम्युनिस्ट पावर को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, कैपिटलिस्ट अपना लिया। उसके बाद वी कैन से कि यहाँ पर जो सोशलिस्ट अप्रोच है वो भी कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिली और हम कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्टेड हो गए। सो दैट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर कैपिटलिज्म और वी कैन से वेस्ट वर्ल्ड। तो पूरा का पूरा जो सेकंड ब्लॉक था अब वो ध्वस्त हो जाता है, धराशायी हो जाता है और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक वर्ल्ड बचता है, दैट इज़ USA। बट अगेन वी वर नॉट श्योर और वी कैन नॉट से इट क्लियरली कि हमारे पास सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड है, we were left with multipolar world. So this is what we discussed in this video. Rest we will be discussing the shock therapy, the consequences of shock therapy, tensions and conflict, India and Russia relation in the upcoming videos. Thanks a lot for listening. Stay tuned.